आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन होगा। यह ट्रेन चलेगी 12 अप्रैल को। वंदे भारत का संभावित उद्घाटन है, यानी उद्घाटन हो सकता है 12 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। पूरा एनडब्ल्यूआर तैयारियों में जुटा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर आ सकते हैं और अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन होगा। वाया जयपुर वंदे भारत चलेगी। हालांकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो वो कवर करने वाली है वो रेलवे के हिसाब से जयपुर में ही सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा जो वो कवर करेगी। ट्रायल रन पूरा हो चुका है और उसके बाद से वंदे भारत अजमेर में ही खड़ी है। और ऐसे में ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वंदे भारत की सौगात लंबा खींचने वाली है, कब मिलेगी ये सौगात। ट्रायल पूरा हो चुका है। एक तरह से इनडायरेक्ट ट्रायल तो जब चेन्नई से अजमेर आई थी उसी वक्त पूरा हो गया था। उसके बाद 4 दिन का जो विशेष ट्रायल था वो भी पूरा हो गया और अब जानकारी मिल रही है कि उद्घाटन 12 अप्रैल को संभावित है। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। सिकंदराबाद स्टेशन से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 5 नेशनल हाईवे समेत 13,360 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला वे रखेंगे। एम्स बीबी नगर का भी शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कई राज्यों को कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। तेलंगाना में बड़ी सौगात है ये तेलंगाना के लिए, खासकर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी। सिकंदराबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन की सौगात अब मिल चुकी है। जैसा कि आपको कहा, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये कदम। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। 5 नेशनल हाईवे कुल 13,360 करोड़ की परियोजनाओं की वो आधारशिला रखने वाले हैं और एम्स बीबी नगर का भी शिलान्यास करेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके तेलंगाना दौरे की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी अपनी जमीन यहां पर तलाश रही है, उसे सींच कर मजबूत करना चाहती है और इस कड़ी में ये एक अहम घटनाक्रम है। హాస్పిటల్లో ఆధునికమైనటువంటి వైద్య సహాయము మన తెలంగాణ ప్రజలకు హాస్పిటల్స్ కానీ అనేకమైనటువంటి నూతన భవనాలు అక్కడ ప్రారంభించుకుంటున్నాం। ఈ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ రాష్ట్రమైనా तो ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक जनसभा का आयोजन होना है, भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में भीड़ भी कार्यकर्ता जुटाने में सफल रहे हैं और जैसा कि आपको बताया, तेलंगाना में अपनी सियासी जमीन को सींच कर मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की है। खासकर साउथ में स्टार्ट तेलंगाना से वो करना चाहते हैं और तमिलनाडु भी उनकी निगाहों में है। हालांकि तमिलनाडु में जमीन बीजेपी के लिए काफी टेढ़ी नजर आती है, लेकिन तेलंगाना में संभावना है जिन्हें खंगाल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 3 बजे पीएम मोदी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, न्यू टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। फिर शाम को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें, 1,260 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ये जैसा कि आपको कहा, साउथ में संभावनाओं को तलाशते प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इस वक्त तेलंगाना में है और इसके बाद चेन्नई जाएंगे जहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे।
और अब बात बाड़मेर की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। पहले तो एक दलित महिला से रेप हुआ, फिर कोई केमिकल डालकर उसे जला दिया गया ताकि वो अपनी जुबान न खोल सके। अब उस महिला की मौत की खबर है। इलाज के दौरान उस महिला ने दम तोड़ दिया। घटना पचपदरा थाना क्षेत्र के भागोड़ी गांव की एक ढाणी की है। महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी की मांग है, जो भी दोषी हैं तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करो, परिवार को उचित मुआवजा दो और साथ ही खाकी पर भी कार्रवाई की मांग बीजेपी उठा रही है। इधर पुलिस ने देखिए नामजद एक ही आरोपी था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए महिला जो कि जिसकी हालत गंभीर थी उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वहां पर काफी समय के बाद अस्पताल ने यह महसूस किया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे हायर सेंटर रेफर किया जाना जरूरी है। ये जो देरी हुई उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जोधपुर रेफर किया गया इस महिला को और जोधपुर में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल जोधपुर में अस्पताल में लड़की इस महिला के परिवार वाले मौजूद हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें इंसाफ दीजिए। जब तक इंसाफ नहीं देंगे न पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही डेड बॉडी उठाएंगे। इधर मामले में कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और सीएम गहलोत से मांग की, आपराधिक घटनाओं को रोकिए, सरकार अब तक असफल साबित हुई है। इधर परिजनों ने कैलाश चौधरी के सामने अपनी मांगे रखी। परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, साथ ही सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई है। निर्मम घटना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसने जिस तरह से, ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है और उसी का ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रात को आकर बलात्कार किया और दिन में बलात्कार किया और उसके बाद में उसको जलाया गया और उसकी बहन की उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसी घटनाएं प्रदेश भर में होकर ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल ही निरंकुश सरकार हो चुकी है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुले आम घूम रहे हैं। और प्रतिदिन ऐसी घटना होने की वजह से ये सरकार और पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से उस परिवार को दबाया गया। डिप्टी के द्वारा जाकर जिस तरह से पीड़ित परिवार को दबाया गया, उन्होंने उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करके और पीड़ित परिवार को ये कहा गया कि तुम ये गलत कर रहे हो और इसके साथ तुम गलत बता रहे हो। और आज वो जब उसने खुद महिला ने उसने बयान दिया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है और उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस प्रशासन कर रही है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल से हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस आकंठ तुष्टीकरण में डूबी है, राजस्थान में महिलाओं की इज्जत खतरे में है। एक मुस्लिम व्यक्ति, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल से हैं, ये राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक है, विभत्स भी है। एक दलित महिला के घर पे एक मुस्लिम व्यक्ति दिन दहाड़े घुसता है, उसके साथ बलात्कार करता है। महिला द्वारा प्रतिरोध करने पर, हल्ला मचाने पर पड़ोस की महिलाएं, पड़ोस के घर से महिलाएं निकल करके आती हैं और वो उनके उस महिला पर, पीड़िता पर थिनर या कोई केमिकल डाल करके आग लगा करके उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। एकत्रित लोगों के सूचना पर तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का कलंक तब समाप्त नहीं होता, वहां से प्रारंभ होता है
क्योंकि हनुमान जयंती का दिन है, अपराधी एक मुस्लिम है, उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और क्योंकि सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है। की घटना एक बार फिर लोमहर्षक घटना के राजस्थान में हर सप्ताह निर्भया कांड हो रहे हैं। बाड़मेर की घटना सरकार के माथे पर कलंक है। बालोतरा की घटना एक बार फिर लोमहर्षक घटना के रूप में सामने आई। 24 घंटे तक पीड़िता को हॉस्पिटल में उस मरी हालत में ले जाकर मरणशील हालत में भर्ती कराएगा, पर एफआईआर दर्ज नहीं करना। राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार न जाने किसकी सरपरस्ती में ऐसे दुर्दांत अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई नहीं करती। ऑनलाइन एफआईआर की दर्ज करने का दावा बढ़ने वाली सरकार का असली चेहरा बालोतरा बाड़मेर की घटना से सामने आ गया। देखिए, मोटे तौर पर बीजेपी ने इस घटना को हाथों हाथ लिया है और इस पर प्रदर्शन की तैयारी में भी है। बाड़मेर में बीजेपी बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। उधर जोधपुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रशासन की आज कोशिश है करवाने की, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि इंसाफ चाहिए और मुआवजे की भी वो मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की वो मांग कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, महिला से दुष्कर्म के बाद उसे जलाने के इस मामले में मॉर्चरी के बाहर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, धरना लगातार जारी है। महिला के परिवार वाले वहां पर डटे हुए हैं और अब देखिए, विधायक मदन प्रजापत, मनीषा पवार भी एमजीएच मॉर्चरी पहुंच गए हैं। परिजनों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। मांग साफ है, 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी। परिवार ने सुबह ही ये स्पष्ट कर दिया था जब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहां पर आए थे। परिवार ने कैलाश चौधरी से भी अपील की थी कि उन्हें इंसाफ दिलाएं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। और परिवार ये स्पष्ट कर चुका था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें मदद नहीं मिलती, तब तक न तो वो पोस्टमार्टम होने देंगे और न ही डेड बॉडी उठाएंगे, न ही अंतिम संस्कार करेंगे। अब लगातार उनका प्रदर्शन वहां पर जारी है, उनका धरना मॉर्चरी के बाहर लगातार जारी है और सियासी चेहरे भी उन्हें अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। विधायक मदन प्रजापत, मनीषा पवार भी वहां पर पहुंचे हैं और सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजन, हालांकि राजनीतिकरण हुआ, इस हद तक हुआ है कि इस मामले में सांप्रदायिक एंगल भी सामने लाया गया है, लेकिन इस बीच वो परिवार इंसाफ की आस लिए वहां धरने पर बैठा है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में ये मामला बाड़मेर से निकल कर जोधपुर पहुंचा है और जोधपुर में अभी भी इस मामले को लेकर के गतिरोध कहीं न कहीं बरकरार है। ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि यह मांग की गई है कि आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था करे और उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजे की जो मांग है, जो पीड़ित परिवारों की ओर से और समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, मदन प्रजापत पचपदरा से यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लगातार का प्रयास जारी है। सारसी समाज के प्रतिनिधि के रूप में चित्राराम देशबंधु एक बड़ा नाम है, वो भी यहाँ मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि इस गतिरोध को समाप्त करें। जिस तरीके की जानकारी मिली है उसके तहत ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से ये प्रतिनिधिमंडल बाड़मेर और पचपदरा जा सकता है और वहाँ जो अन्य जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के आगे किस तरीके का काम या किस तरह की योजना या किस तरह की वार्ता सहमति है वो कहाँ से करेंगे उसको लेकर के है। अभी तक तो प्रशासन की ओर से कौन जिम्मेदारी संभाल रहा है इस बातचीत की? जी, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से गतिरोध समाप्त हो और पोस्टमार्टम के लिए सहमति बने। लेकिन जिस तरीके से दलित समाज से जुड़ा ये पूरा मामला है और समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस पर सहमति बने। लेकिन अभी तक जो 1 करोड़ रुपए की मांग है वो उस पे समाज के जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं और आश्रितों के लिए नौकरी की भी मांग कर रहे हैं और दोषियों जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि मामला दर्ज करने में देरी की गई है, पीड़ित परिवार को दबाने की जो बात कही गई है वो सुबह जब कैलाश चौधरी यहाँ पहुंचे थे तब भी ये बात बाहर निकल के आई थी और इस बात का
लोगों ने अपनी शिकायत और दर्ज कराई जोधपुर थी। रेफर किए जाने के डिसीजन में भी लेट लतीफी के आरोप हैं। बहरहाल इनके जवाब कब तक सामने आते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बात पोखरण की, जहां साकड़ा थाना क्षेत्र के सनवाड़ा गांव के पास पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच बवाल हुआ। एक गुट ने दूसरे गुट पर जानलेवा हमला किया जिसका वीडियो वायरल है। जानकारी के मुताबिक सनावड़ा निवासी पूर्व सैनिक कुंभ सिंह राठौड़ पर एक गुट के सदस्यों ने अचानक जानलेवा हमला बोला जिसमें पूर्व सैनिक घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामला पुलिस थाने तक भी पहुंचा। गैंगस्टर्स की खैर नहीं, एनआईए शिकंजा कस रही है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब हरियाणा में सक्रिय कई गैंगस्टर्स के खिलाफ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को तलाशा जा रहा है। एनआईए की ओर से पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को खत लिखा गया। गैंगस्टर से संबंधित अवैध प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मांगी। दरअसल एनआईए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के करीब 60 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ अवैध तौर पर अर्जित चल अचल संपत्ति, उनके सहयोगियों से जुड़े कनेक्शन खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में गैंगस्टर्स और आतंकवादियों से संबंधित 12 से अधिक अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई है। अमृतसर, तरनतारन में करीब 12 से ज्यादा, गुरदासपुर, मोहाली, होशियारपुर, फाजिलका, मुक्तसर, मोगा, कपूरथला समेत कई इलाकों में गैंगस्टर्स और आतंकवादियों की अवैध संपत्तियों को खंगाला है। दिल्ली में आज एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना पर 24 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। करोड़ों का नुकसान हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लगी। बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर किसी तरह काबू पाया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। और इधर उदयपुर में भी अग्नि का तांडव देखने को मिला। एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में जितना भी सामान था जल गया। आग लगने से दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फतेहपुरा इलाके में ये अग्नि तांडव सामने आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से 30 मिनट उड़ान भरी। सुखोई जेट ने सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया। करीब 30 मिनट यह फाइटर प्लेन 11:38 तक आसमान में रहा और फिर 11:38 पर लैंड किया। मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पहला, सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। दूसरा, किसी देश की सबसे उम्र महिला प्रतिभा पाटिल का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। प्रतिभा पाटिल से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 में सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वे ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल उनके बाद सुखोई से उड़ान उन्होंने भरी थी। रामनाथ कोविंद भी का हिस्सा रह चुके हैं और अब द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली अगली राष्ट्रपति हुई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग केस की जेपीसी मांग पवार सामने नहीं आ सकती। संख्या अधिक है। या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे, त्यांना अधिक जागा मिळतात. आता उदाहरण 20 लोकांनी तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील. तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे. त्या संवेदनेची शंका व्यक्त करायला संधी आहे.
देश भर में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 6,155 नए केस, कोरोना के 6,155 नए मरीज सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 5% को पार कर गई है। अप्रैल का जो डेटा है वो टेंशन बढ़ा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 6,155 नए केस, एक्टिव केसेस 31,194 हो गए। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन भारत के दौरे पर हैं। उन्हें आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते देखा गया। विदेश मंत्री पार्क जिन ने राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। पार्क 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। पार्क जिन ने कहा, मैंने 27 साल पहले भारत का दौरा किया था। वह मेरी पहली भारत यात्रा थी। मैं हमेशा सत्याग्रह के उद्देश्यों की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है हम भारत के साथ मिलकर कूटनीतिक योगदान दे सकते हैं, जो कोरिया का विशेष रणनीतिक साझेदार है। अपने भारत दौरे के पहले दिन साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Remind ourselves in modern society, and I hope that we can pursue contributive diplomacy together with India, which is our Korea's special strategic partner, to contribute to freedom, peace, and prosperity of the world. तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। हमने आपको तमाम अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए बुलेटिन की शुरुआत में बताए थे। सिकंदराबाद स्टेशन से उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत की सौगात अब मिल चुकी है। साथ ही परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और कई परियोजनाओं की सौगात वो तेलंगाना को दे रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दैट इज लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अबाउट द रेलवे प्रोजेक्ट्स। अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन हमारे सिकंदराबाद के पुनरुद्धरण के लिए शंकुस्थापन करें, बटन दबाकर। गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गारू सिकंदराबाद రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన చేయు సందర్భంగా శిలాఫలకం ఆవిష్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాం। उदयपुर के मावली थाना इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस महज 11 दिन में चालान पेश कर देगी। उदयपुर पुलिस की तैयारी है 11 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी कमलेश के खिलाफ चालान पेश कर दे। पुलिस की ओर से तैयार फाइल में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें फांसी तक की सजा के प्रावधान है। मामले की गंभीरता और आरोपी कमलेश की निर्ममता को देखते हुए मामले को ऑफिसर स्कीम केस के तहत लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक केस ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा। और बीकानेर से बड़ी खबर, बेखौफ बदमाशों का आतंक। टैक्सी चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। टैक्सी चालक के पास रुपयों से भरा एक बैग था, जिसे छीनकर 2 युवक फरार हो गए। बैग में कलेक्शन के 35,000 रुपए रखे थे, लेकिन दूध की सप्लाई कर ये टैक्सी चालक लौट रहा था। सीसीटीवी में लूट की ये वारदात कैद हुई है, जो कि नया शहर थाना क्षेत्र में सामने आई। जालोर के सांचौर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने स्कॉर्पियो लूट ली। चाकू की नोक पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गुजरात के धानेरा से गाड़ी किराए पर लाई गई थी। हाईवे पर सुनसान जगह पर बदमाशों ने इस स्कॉर्पियो को चुरा लिया, लूट लिया, लेकर फरार हो गए। 3 बदमाश जो कि गाड़ी लूटकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।